गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए आज हमारी 11वीं कक्षा समाप्त होती है 12वीं कक्षा की ओर और यहाँ तक आपका जो है ना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारे प्रवेश के पदार्थ कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो आपका स्टार्ट होने वाला नेक्स्ट चैप्टर आपका मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है पदार्थ का वर्गीकरण। पहला चैप्टर समाप्त हुआ, दूसरी चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो है ना, जो भी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताने जा रहा हूँ मैं पहले ही बता रखा हूँ। किसमें? ओवरव्यू में। जो केमिस्ट्री का जो पूरी क्लास जो मैंने 5 क्लास में कंप्लीट किया था वो सारा कुछ मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, वही चीज़ पढ़ेंगे। ऐसा कन्फ्यूजन में नहीं आना है कि सर पहले आप ये चीज़ पढ़ा दिए तो दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं उसको पहले इसलिए पढ़ाया था, पूरी केमिस्ट्री को मात्र 5 क्लास में कंप्लीट किया था ओवरव्यू तक, जो कि आपको जहाँ तक समझ में बहुत शॉर्टकट तरीके से समझ में आ जाए उस तरह से मैं ले गया था। इसलिए कि अब जो आप पढ़िएगा ना आपको इतना हल्का लगेगा, इतनी ईजी हो जाएगी, आपको भी लगेगा ओह क्या बात है, खुद बोलोगे आप, ठीक है। क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, आपके कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है वो बातें, ठीक है। तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगी। यही हम शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, मैं गारंटी दिया आप मोबाइल को बंद करते समेट के चले जाते, उतना पढ़ने में आनंद ही नहीं आता केमिस्ट्री किसी को। क्यों? कि पढ़ाने का तरीका ही थोड़ा सा लोग डायरेक्ट इस तरह से नहीं अपनाते हैं। क्या डायरेक्ट अपनाते, डायरेक्ट अपनाएंगे बच्चा क्या होगा, बोर होगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण ये आपका चैप्टर है। देखिए अभी जो मैंने पदार्थ को बांटा था पिछले चैप्टर में भौतिक अवस्था को लेके, किस अवस्था में? भौतिक अवस्था। कौन कौन सा था? ठोस, द्रव, गैस। उसका तो पूरा डिटेल से जो भी महाभारत उसका कंप्लीट कर दिया। अब आपके सामने क्या है? रासायनिक संरचना के आधार पर क्या करेंगे? विभाजित करेंगे इसको, ठीक है। पहले ही बता चुका हूँ, रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व क्या है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ है जो सरलतम द्रव्य है। सरलतम द्रव्य मतलब उससे ज़्यादा सरल कोई द्रव्य हो ही नहीं सकता। द्रव्य किसे कहते हैं? बता चुका हूँ पहले कई बार, जिसे कि किसी भौतिक विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए बार बार बताने की जरूरत हमको नहीं पड़नी चाहिए, कई बार रिपीट हो चुका है क्लास में। इसलिए आप यदि आप डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप शुरू से नहीं देखोगे क्लास 1 से, तब तक आपको मैं जो बता रहा हूँ ना लगेगा कि मैं आपको समझ रहा हूँ, यानी कि आपको लगेगा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। जो कि बिल्कुल होता है कि एक हल्का लगे, बिल्कुल ही हल्का, तो वो चीज़ आपको नहीं फील होगा जब तक आप शुरू से नहीं देखोगे। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है शुरू से देखिए, रिवीजन भी कीजिए साथ साथ, ठीक है। तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है और सरलतम द्रव्य भी है। सरलतम मतलब इसको बिल्कुल सरल, यानी कि इससे सरल कोई हो ही नहीं सकता। यानी क्या बताया था मैंने तत्व को? वो सबसे लास्ट, यानी कि उसमें से हम जैसे मान के चलिए लोहा लोहा क्या है? एक तत्व है। कैसे? कि लोहा को हम काटेंगे, छांटेंगे, कुछ भी करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या है? लोहा ही मिलेगा। लोहा के अलावा उसमें कोई दूसरा चीज़ से मिला हुआ नहीं है। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोहा एक तत्व है, ठीक है। इस तरह के जितने भी पदार्थ हैं सारे क्या हैं? तत्व है, जो बिल्कुल ही शुद्ध है। क्या है वो? सरलतम द्रव्य भी है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा, पता है ना, काट के, छांट के, अभिक्रिया करा के, कुछ भी करके 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में, यानी कि उससे 2 या 2 सरल द्रव्यों में विभाजित हम नहीं कर सकते, यानी कि उससे हम कुछ दूसरा चीज नहीं निकाल सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम? तत्व बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो टोटल कितना तत्व है पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, बुक में कुछ और लिखा हुआ है, मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, ठीक है। 118 तत्व है। कितना है? 118 तत्व है। अब तत्व को भी तत्व जैसे 118 तत्व है ना, उसको भी बांटा गया है। मैं भी बांटा था सबसे लास्ट क्लास में, 5वीं क्लास में बांटा था, याद है। और सबसे लास्ट में सोचा चल लो लास्ट जाते हैं तो इसको बता दूं। उसमें क्या मैंने बताया था? मैंने बताया था कि तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? एक होता है धातु, एक उपधातु, एक अधातु। धातु किसको कहेंगे? उपधातु किसको कहेंगे? अधातु किसको कहेंगे? पहले भी मैं बता रखा हूँ, अभी फिर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तत्व को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसका जो होता है ना कि टाइप, उसका
जैसे कि कितने 118 है, उस 118 को भी 4 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन सा? धातु, उपधातु, उधातु और अक्रिय गैस। इसमें जो अहम भूमिका है आपका किसका है? धातु और उधातु का, ठीक है, जिस पे कि ज़्यादा गहन अध्ययन करना होता है, ठीक है ना। बाकी पे भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन अभी मुख्य रोल इसमें आएगा धातु और उधातु का। तो आप लोगों को थोड़ा सा धातु और धातु पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए देखिए, अब इसमें क्या है, टोटल कितना तत्व मैं बताया था जो बिल्कुल शुद्ध है? 118। कितना बताया था? 118। 118 में सिर्फ अकेला धातु कितना है? 93। उपधातु टोटल 7, उधातु 12, अक्रिय गैस कितने हैं? 6। इसमें आपका 93 का मैं नाम नहीं लिख सकता, 7 का लिखना था, लिख दिया, 12 भी ज़्यादा हो जाता। अक्रिय गैस आपका कितना है? 6। कितना? 12 6 18, 18 7 25, 25 93 118। तो इस तरह से आपका 118 क्या है? तत्व है, जिसको इस तरह से बांटा गया है, ठीक है। ये भी मैं बता दूं कि मोटे तौर पे आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें भी कई पेचीदे सवाल उपजेंगे, अभी बहुत सारे पेचीदे सवाल हैं। बस जो मैं मोटे तौर पे आपको दिमाग में बिठा रहा हूँ ना, उसको बस आप बिठा लीजिए बस, ठीक है। जब आगे बताऊँगा ना, जैसे कि अभी इसके मतलब एक चैप्टर आपका ऐसा आएगा, बस 118 तत्व को ही अध्ययन करना है, उसके विषय में जानना है, साइज से लेके छोटे छोटे गुणधर्म से लेके बड़े बड़े गुणधर्म तक, ठीक है ना। अभी क्या करना है, बस इतना सा ध्यान, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सा है। जितना मैं 50 लिखाया हूँ, दिया था ना नोट करने के लिए, उस 50 को आपको जो है अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा पहले, ठीक है। बाकी 118 याद करना मुश्किल हो जाता है और याद करने की जरूरत भी नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तब देखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल कम से कम कितना बोले थे हम? 50। उतना तो आना ही चाहिए, मुंह पे होना चाहिए, ठीक है, जिसमें से कि लगभग सारा मैं कवर कर रखा हूँ इसमें से। देखिए अब ये क्या है, ये जो मैं बना रखा हूँ, इसके पहले भी एक बार मैं 5वीं क्लास में शायद बना रखा था, मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि वो लास्ट क्लास था इसलिए मुझे याद है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो क्या होता है, मैं आपको बताया था ना, परमाणु का बनावट कैसे कैसे बना होता है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सारा मैं बता रखा हूँ, ठीक है। थोड़ा रिकॉल कीजिए, रिवीजन किए होंगे तब तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। यदि किसी परमाणु किसको बोलते हैं? तत्व का जो सबसे लास्ट कण बचेगा उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। अब तो ये सब बताना नहीं चाहिए, सब बताना मुझे खुद लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ बताता हूँ तो। क्यों? इसको इतनी बार बता दिया हूँ, ऐसे बता रखा हूँ कि पूछिए मत। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छी तरह से पता होगा, परमाणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो परमाणु के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, कितना क्या क्या हो सकता है? 1 से लेके 8 तक हो सकता है। यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्या बोलेंगे? उस परमाणु का जो भी नाम होगा, जिससे भी निकाल के रखे होंगे, जिस भी पदार्थ से का जो छोटा कण होगा, जैसे कि मैं अगर लोहा का निकाल रखा होगा परमाणु, तो क्या हो जाएगा? वो लोहा धातु कहलाएगा, ठीक है। जिसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 1 हो, या फिर 2 हो, या फिर 3 हो। यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलेंगे? उपधातु। इसमें भी कुछ अपवाद है, लेकिन आपके मोटे तौर पे, यानी कि इसी तरह से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे लॉजिक है आपको, जैसे कि सिलिकॉन पे बैठ जाएगा, जर्मेनियम पे बैठ जाएगा, बाकी थोड़ा सा जो है ना मुश्किल होता है बिठाना ये सिस्टम को। लेकिन इसको थोड़ा सा भी मोटे तौर पे याद रख लीजिए। जिसके क्या बोलते हैं, 4 है ना, किसमें? बीच में, सॉरी, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कहलाएगा? उपधातु। इतनी सी याद रखनी है बस, ठीक है। और जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 हो, 5 हो या फिर 6 हो या फिर 7 हो। उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूँ नाइट्रोजन की परमाणु संरचना बनाता हूँ। नाइट्रोजन कितना होता है? N। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है?
7 परमाणु संख्या का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका बनाएंगे। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 5, 5 2 कितना हो गया 7 हुआ ना। तो ये क्या हो गया आपका नाइट्रोजन का बनावट है परमाणु का, पहले ही बता रखा हूँ, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 5 क्या आपका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो ये कौन सा धातु हुआ, ये धातु हुआ या अधातु हुआ, ये अधातु होगा, इसलिए नाइट्रोजन क्या है अधातु है। उसी तरह से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारे हैं ना, इसमें जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलेगी आपको जब आप बनाओगे सारे का, तो 5, 6 या फिर 7 मिलेगा, ठीक है। और यदि 8, यदि जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो 8। अब जैसे देख लेते हैं नियोन का, किसका देखेंगे नियोन। एक एक उदाहरण ले लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोग का माइंड क्लियर हो जाए। पहला में कितना हटेगा, कितनी जगह होती है पहले में 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, 2 डाल दिए। इसका नियोन का क्या होता है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10 होता है ना। तो दूसरा में कितना आएगा 8, क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बताया था ना। पहला में 2 आ सकता है, दूसरा में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकता, तीसरा में 18 से ज़्यादा नहीं आ सकता, कम आ सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ बाहरी कक्षा में कितना 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन वो क्या है अक्रिय है। अक्रिय मतलब बताया था ना, जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी के भी साथ नहीं। अभिक्रिया कौन करता है, धातु अधातु, ठीक है, या फिर उपधातु भी करता है एक बंधन बना के। वो सब आगे परमाणु संरचना चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें बताया जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना ही ध्यान रखना है, धातु, उपधातु, अधातु और अक्रिय गैस, टोटल 118, और उसमें से 93 धातु, उपधातु 7, अधातु 12, अक्रिय गैस 6। लेकिन कभी कभी दोनों को मिला दिया जाता है, इसको भी अधातु की श्रेणी में रखा जाता है, किसको अक्रिय गैस को। तो 12 6 कितना हो जाएगा 18, क्या ओ धातु। यदि कहीं पूछ दिया जाए कि अधातु की संख्या कितनी है, कितना बोलना है 12 नहीं बोलना है 18 बोलना है, ठीक है 18 बताना है। लेकिन इसको मैं अगर अलग श्रेणी में इसलिए दिया क्योंकि इसका रोल ज़्यादा होता नहीं, ये इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग बिल्कुल नहीं लेता, ठीक है। हाँ तो चलिए देखते हैं धातु और अधातु के बीच थोड़ा सा अंतर, यानी जो धातु होता है उसका गुण थोड़ा सा देख लेते हैं और अधातु का गुण देख लेते हैं। दोनों कंपेयर करते हुए देखेंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ रखा हूँ, ठीक है। धातु में देखते हैं, यदि कोई भी धातु है ना, जैसे लोहा है, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। हमने लोहा को देखा है, यदि उसको अच्छी तरह से चमकाया जाए ना, साफ सुथरा रखा जाए, तलवार देखा ऐसे ऐसे चमकने कितना चमकता है। यानी कि धातु में क्या होता है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम धातुई चमक। जितने भी धातु हैं सारे लगभग चमकते हैं, ठीक है। ओ धातु कितने अपना टोटल 18 है, इसमें कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती। लेकिन एक केमिस्ट्री में क्या हो ना, आपको अपवाद बहुत मिलेगा। एक क्या आयोडीन क्या है अपवाद है वो धातु, लेकिन ये चमकता है समझ में। ये क्या हो आपका वो धातु का हो गया। दूसरा ये उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। कौन धातु क्या होता है ना उष्मा क्या होता है, आप देखे होंगे घर में कभी खाना बनाए, छोलनी क्या बोलते हैं, खर्चा बोलते हैं, जिससे कोई सब्जी डालते हैं, तेल डालते हैं, प्याज डालते हैं, ऐसे ऐसे करके मिलाते हैं ना। जब मिलाते हैं तो आप देखते होंगे कभी कभी आप एकदम उसी जगह छूट जाता होगा, लोहिया मतलब कढ़ाई में ही आपका छोलनी छूट जाता होगा, यानी खर्चा चम्मच जो भी बोलिए आप छूट जाता होगा। देखते होंगे आप आगे रहता है वो लंबा रहता है, वो ऊपर भी टच कीजिएगा ना आपको गर्म लगेगा। क्यों कि वो लोहे धातु का है, किसका एल्यूमिनियम का बना हुआ है या स्टील का बना हुआ है। यदि वो एल्यूमिनियम या स्टील का बना हुआ है तो धातु हुआ वो, यदि वो धातु हुआ तो क्या हुआ उष्मा का सुचालक होता है। गर्म हो रहा है नीचे और इधर भी गर्म हो गया ऊपर में, जैसे देख लीजिए ये क्या है लोहे का कोई चीज़, आप यहाँ पर गर्म कीजिए, यहाँ टच कीजिए, देखिएगा यहाँ भी गर्म लगेगा। क्यों ये धातु है तभी ऐसा होगा, वो धातु में ऐसा नहीं होगा। वो धातु में यहाँ गर्म कीजिएगा यहीं तक रह जाएगा, यहाँ गर्म नहीं होगा। आप प्लास्टिक को गर्म कीजिएगा यहाँ पे और यहाँ पकड़े रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लोहा को है ना लीजिएगा ऐसे गर्म कीजिएगा, यहाँ पर इस पकड़ के रखिएगा, फिर देखिएगा हवा लग जाएगा, क्या होता है यहाँ पकड़ना, ठीक है ना।
ये क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। कौन? वो धातु। बोले ना अभी, यदि प्लास्टिक रहता तो क्या होता? प्लास्टिक क्या है? वो धातु है। तो इससे क्या होता है, ये कुचालक है। किसका? ऊष्मा का, यानी ऊष्मा इससे पास नहीं करता। ठीक है ना। अब देखिए कि विद्युत आ गया। विद्युत क्या होता है? करंट। विद्युत एक चैप्टर है फिजिक्स में, उसको बड़ा बढ़िया तरीका से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस अभी इतना समझ लीजिए, आपके घर में जो बिजली आती है, जिससे बल्ब जलता है, पंखा जलता है, टीवी जलती है, फ्रिज जलता है, ये सारे क्या है? बिजली की वजह से चलता है, यानी कि विद्युत की वजह से। ठीक है ना। तो क्या होता है, जो धातु होगा उससे क्या होगा? विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। यदि यहाँ पर विद्युत लगा देंगे ना, तार यहाँ टच कीजिएगा ना, बड़ा जोर का झटका मारेगा। ठीक है ना। यदि वही आपका धातु रहता, आप यहाँ पर बांध दीजिए, यहाँ पकड़े रखिए, कोई झटका नहीं मारेगा। तो कहने का मतलब है कि धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, और धातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ठोस अवस्था में आघातवर्धनीय और तन्य होता है। धातु जो होता है ना, आप उसको जो है ना पकड़ के खींचिएगा। ठीक है, उसका आप चाहे तो लंबा, बहुत खींच खींच के पतला करके लंबा कर सकते हैं आप। वो क्या हो गया? तन्य हो गया, तन्य होता है। और आघातवर्धनीय मतलब यदि उसको आप हथौड़ा लेके से मारिएगा ना, मतलब कि टूटेगा नहीं, पिचक जाएगा, पिछड़ा हो जाएगा, नहीं होता है। आप कोई टीन लीजिएगा, उस पर हथौड़ा मारिएगा, या फिर लोहा को हथौड़ा मारिएगा, क्या हो? दो टुकड़े में बट जाएगा, ईंट की तरह नहीं बटेगा ना, नहीं बटेगा। इसका मतलब किसको क्या बोलते हैं? इसी गुण को बोलते हैं आघातवर्धनीयता। कितना भी आघात करें, कितना भी आघात करें, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं हम आघातवर्धनीय। ठीक है। और ये तन्य होता है, इसको तानते जाइए, तानते चाहिए। चांदी है ना, चांदी से बहुत लंबी तारें बनाई जा सकती है। चांदी से सोना सबसे ज़्यादा तन्य होता है। ठीक है ना। फिर क्या है, ये भंगुर और मुलायम होती है। कौन? वो धातु जो होता है भंगुर और मुलायम होता है। ठीक है। ब्रोमी देखिए होता क्या है ना, जितने भी अपने क्या है वो धातु है, लगभग सारे गैस अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें? गैस में। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अकेला द्रव है जो अधातु है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव मतलब पानी की तरह। ठीक है। अधातु में क्वेश्चन बहुत आता है, ये एग्जाम में, कंपटीशन में आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा है? ब्रोमीन। ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, ये अधिकतर किस में पाया जाता है? गैस में। लेकिन कुछ ठोस भी है, जैसे सल्फर और कार्बन, ये क्या है? ठोस अवस्था में। बोलेगा कि कौन कौन सा ऐसा धातु है जो कि ठोस है? सल्फर और कार्बन, ये किस में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, और बाकी सब लगभग गैस अवस्था में पाया जाता है। ऐसा समझ में, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। उसी तरह से अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। जितना भी धातु है ना, कमरे के ताप, मैं क्या बोला था पहले भी समझाया था, याद है? कि जिसको भी देख, कोई भी द्रव द्रव कब कहलाएगा? जब वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसको हम द्रव बोलेंगे। नहीं तो कोई भी पदार्थ लगभग, अब ऊर्ध्वपातन को नहीं सोच लीजिएगा, ठीक है, उसको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? वो द्रव बनबे नहीं करता है, ठोस दिए, गर्म किए, फुस से उड़ के गैस बन गया। ठीक है, बीच में पानी का कोई रोल ही नहीं रहा। ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, उसको छोड़कर मैं बात करूंगा इस तरह की, जब भी मैं बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मेरा पढ़ाया हुआ मेरे को ही बोलेगा अच्छा सर ऊर्ध्वपातित भी होता है एक पदार्थ, जो कि आप जो बोल रहे हैं ना वहाँ लागू नहीं होता है। ठीक है, मैं भी आपको क्या बताने वाला था कि कोई भी पदार्थ ठोस बनेगा, ठोस के बाद द्रव बनेगा, द्रव के बाद गैस बनेगा। ठोस से द्रव कैसे बनेगा? जब उसको पूरा हीट देंगे, द्रव बनेगा, द्रव में पूरा हीट देंगे तो फिर गैस बनेगा। तो सभी पदार्थ तीनों अवस्था में रहता है, लेकिन जो कमरे के ताप पर जिस अवस्था में रहेगा उसी के अनुसार उसका नामकरण किया गया है। कमरे का ताप कितना कितना 20 डिग्री सेल्सियस, याद है ना? ठीक है। अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर क्या होता है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। पारा द्रव अपवाद है। क्या बोले मैं? पारा जो है ना, एक क्या है? धातु है, लेकिन ये क्या है? अपवाद है। अपवाद आपको केमिस्ट्री में बहुत सुनने को मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली जो वैज्ञानिक ने इसको बांटा ना, बड़ा मुश्किल से किसी तरह से कैटेगराइज किया। उसमें भी कहीं एक आध गो हुडुक से ना उसका कुछ गुण जो है ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, जो नहीं होना चाहिए उसी तरह से उल्टा चल जाता है। जैसे कि सारे ठोस है लेकिन कुछ ऐसे हैं द्रव है।
है ना। उसी तरह से इसमें क्या था, गैस है, उसमें कुछ क्या हो गया, ठोस मिल गया, कुछ द्रव मिल गया। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, ये था धातु और अधातु के बीच में कंपेयर, इसका गुण था। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए, तत्व खत्म हुआ, अब यौगिक की ओर। हाँ, तत्व का वो तो बता ही रखा हूँ। अच्छा बताइए तो, तत्व का जो सबसे अंतिम और लास्ट कण होगा उसको क्या कहेंगे? सबसे लास्ट कण, अंतिम कण, परमाणु कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से यौगिक, यौगिक क्या है पहले इसको बताता हूँ। उसका भी सबसे अंतिम कण होगा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे पहले बता चुका हूँ, ऐसे भी जिसको याद होगा वो मन ही मन बोल रहा होगा ओ। ठीक है, कोई नहीं, बताता हूँ पहले। देखिए, यौगिक में मैं क्या बताया था पहले, दो या दो से अधिक तत्वों को, पहले एक परिभाषा था, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर। कितना सिंपल बताया था। इतना यदि ओल्ड झोल डाल के पहले बताता तो क्या होता, अब भी उलझला जाते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड पे आना है, जैसे बताया गया है, जो प्रॉपर तरीके से सीखना है समझ में, जो कि आसानी हो। उसके लिए मैंने आपको पहले सिंपल लैंग्वेज दिया था, मैंने पहले भी बता रखा था कि ये मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है, दो या दो से अधिक तत्वों को भार के विचार से, इसमें बीच में एक भार डाल दिया। भार मतलब वजन, क्या, वजन के विचार से मिला के देखेंगे। किस अनुपात में? निश्चित अनुपात में। यदि किसी चीज को बनाने के लिए हम किसी एक पदार्थ का 1 kg लेते हैं, दूसरे पदार्थ का 2 kg लेते हैं, तब वो जाके कोई तीसरा पदार्थ बनता है कितना kg का? 3 kg का। 3 kg का बनेगा ना। जैसे कोई 1 kg का पदार्थ लिए, ये कितने का है? 1 kg का। यह है 2 kg का। ये दोनों को मिला के बना दिए, कितना kg का बनेगा? 3 kg का। इसी अनुपात में हम अब आगे यदि वही चीज बनाना हो तो लेना ही पड़ेगा, तभी वो पदार्थ बनेगा। प्रकृति ने एक सिस्टम बना दिया है, ये मैंने नहीं बनाया, ना तो किसी वैज्ञानिक ने बनाया। वैज्ञानिक ने क्या किया, बस ढूंढा, क्या किया, खोजा उसको कि आखिर ये कैसे बना। ठीक है, जैसे कि आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, उसका यदि हम 12 kg लेंगे और ऑक्सीजन का मान लेते हैं एक, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 12, ऑक्सीजन कितना लेंगे? 32 kg। ठीक है, तभी जाके मेरा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 12 ये हो गया, 32 ये हो गया। तो कितना अनुपात में लेना पड़ रहा है हमेशा? 4 तिया 12 और ये 4 अठे 32, 3:8 में। भार के विचार से 3:8 में लेंगे, तभी जाके हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी 3 kg क्या लेंगे, कार्बन, और 8 kg ऑक्सीजन। मुझे ये बताया है ना, जो मैं अभी कॉन्सेप्ट दिया बस समझाने के लिए दिया। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, जब मैं बताऊंगा ना, अभी के बाद शायद नेक्स्ट चैप्टर में है थोड़ा सा, ये 12 क्या है, 16 क्या है, ये इसको बोलते हैं परमाणु भार। ये परमाणु भार क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? सबको जो है ना, यदि कहीं पर पढ़े होंगे आप ना, सबसे पहले ही आपको केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले एक लिस्ट दे देगा बड़ी लंबी सी। जैसे मैं 50 का लिस्ट दिया ना, उसमें मैं क्या बोला था, बस आपको इतना ही याद रखने के लिए, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, ऐसे बोला था ना। यदि कहीं और जाते हैं ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ लिस्ट देता, उसके अंदर क्या देता आपको, संकेत याद करें और वो 1 2 3 4 याद करें। उसके बाद क्या देता, परमाणु भार याद करें, जो कि सारे का परमाणु भार क्या होता है, सीरियल वाइज नहीं होता है, जैसे तैसे होता है। विद्यार्थी बैठ रहा है, रट रहा है, झुपनिया भी रहा है, ठीक है, तो आपको झुपनियाना नहीं है। इसलिए ये चीज़ को मैं समझाऊंगा, बड़ा क्लियर से समझाऊंगा, बड़ा हल्का करके समझाऊंगा। ठीक है, ये होता क्या है, तो अभी बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो ना भार के विचार से क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में मिला होता है। आपको समझना का मोटिव यहीं तक है। ठीक है, इतना ही समझना है। अच्छा मान के चलिए कार्बन का कितना लिए, एक परमाणु, एक ही है ना, C, एक परमाणु किसका लिए, कार्बन का। ऑक्सीजन का कितना लिए हैं, 2, तो कितना ये, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2, कार्बन का 1, तब जाके क्या बना मेरा, CO2 बना।
आ रहा है समझ में ना। कार्बन का एक लिए, ऑक्सीजन का 2 परमाणु लिए, तब जाके मेरा क्या बना, CO2। जब ये दोनों को मिला के मेरा क्या बना, एक CO2 बना। इसमें टोटल कितना परमाणु हो गया, 3 परमाणु हो गया, नहीं हुआ। ये टोटल को हम क्या बोलते हैं, एक अणु बोलते हैं, ठीक है। बना यौगिक, लेकिन यदि ये क्या हो, एक कण हुआ, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, एक ही कण कहलाएगा। है इसमें 3 परमाणु नहीं है, यानी कि 3 तत्व है इसमें। ऑक्सीजन का 2 है, यानी कि तत्व कहा जाए तो 2 ही माना जाए, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। लेकिन इसमें कितना परमाणु है, टोटल 3 परमाणु है, लेकिन अणु कितना कहलाएगा, एक। बात को समझना है, ये बन के कंबाइन होके एक पदार्थ बन गया, कोई नया पदार्थ, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए पानी बन जाता है ना, नमक बन जाता है ना, वैसे क्या बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक कण बन गया। अब यही बहुत सारा हो जाएगा तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जब बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण बताए थे ना, ये गर्मी को अवशोषित करता है। जब ज़्यादा गर्मी को अवशोषित करेगा क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमको गर्मी लगेगा, नहीं लगेगा गर्मी के सीजन में। इसलिए थोड़ा सा अपने गांव घर में जब भी होता है ना, जहाँ भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि नहीं होता है, जहाँ तहाँ जैसे कोई चीज़ जला दी, छोड़ दिए, धुआं निकल रहा है, धुआं निकला, क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। धुआं में क्या होता है, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अब जैसे हमको जाना है, यहाँ से कहाँ जाना है, 500 मीटर, निकालेंगे बुलेट, मारेंगे स्टार्ट, पहुंच जाएंगे। 500 मीटर के लिए बुलेट का यूज कर रहे हैं, और पता नहीं कि हम पैदल भी जाते तो थोड़ा सा क्या होता, 1 मिनट ज़्यादा समय लगता ना। तो उससे क्या होता, अगर 1 मिनट ज़्यादा, लेकिन 1 मिनट ज़्यादा समय लगता तो क्या होता, थोड़ा सा उससे जो पेट्रोल जो जलता है उससे भी क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये नहीं सोचता, अपना तो रहसी है, 500 मीटर भी जाएंगे तो बुलेट से जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, जहाँ तक हो सके गाड़ी घोड़े का इस्तेमाल कम करें, यदि संभव हो तो। यदि साइकिल है तो उसको यूज कीजिए, तब तो और भी ज़्यादा आनंद है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यौगिक का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा, सबसे छोटा कण होगा, लास्ट कण, उसको क्या बोलेंगे, अणु। और तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु। आ रही बात समझ में। चलिए अब देखते हैं मिश्रण भी पहले बता रखा हूँ, फिर बता देता हूँ। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में, कोई भी अनुपात में मिला दीजिए ना। सब्जी में क्या होता है, देखते हैं मम्मी लोग जो ना, कभी कभी इतनी ही नमक डाल देती है, खाना पड़ता है, खा भी लेते हैं। किसी दिन नमक डालवे नहीं करती, भूल जाती, फिर भी सब्जी बन जाता है, बनता है ना। तो सब्जी क्या है, एक मिश्रण है। आ रहा समझ में। उसी तरह से वायु भी क्या है, एक मिश्रण है। क्यों, कहीं पर देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि मैं भी जंगलों के बीच में हूँ, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में दबा के है, ठीक है ना। तो क्या है, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, फिर भी उसको क्या बोलेंगे, वायु ही कहेंगे। तो क्या हो गया, मिश्रण हो गया एक। बारूद में क्या होता है, सोरा, गंधक और कोयला होता है, कोयल नहीं होता, ठीक है। इसमें थोड़ा सोरा कम भी मिल जाए ना, 1 ग्राम, मान के चलिए 1 kg हमको बनाना है, जो भी इसका अनुपात है बनाने का, 1 ग्राम कम बेस भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा क्या बनेगा, बारूद ही बनेगा। और कहीं किसी के सिर पे पटकेंगे तो ये फटेगा ही फटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये मिश्रण हुआ। लेकिन यौगिक में क्या होता है, थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, 1 ग्राम का भी तो बनबे नहीं करेगा। क्या नहीं बनेगा, जो दोनों को मिला के तीसरा बनाना चाह रहे थे वो नहीं बनेगा, ठीक है। इस्पात देखें, रेलवे का लाइन किसका बना होता है, इस्पात लोहे का बना होता है। क्यों, कि लोहा जो थोड़ा सा है ना, उसको थोड़ा सा और कड़ापन और मजबूती देने के लिए उसमें कुछ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, लोहा में थोड़ा कार्बन मिला देते हैं। उसके अलावा और भी उसको मजबूती को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या क्या मिलाते हैं, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम, ये सब क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है, लोहा और ज़्यादा मजबूत होता है। जिसके ऊपर देखते हैं इतना ही सा पतला रहता है ना मोटा, उसके ऊपर कितनी बड़ी ट्रेन पार हो जाती है, होती है ना। कैसे होती है, लोहा को थोड़ा सा मजबूत किया जाता है, ठीक है ना, स्ट्रांग बनाया जाता है। जब स्ट्रांग बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बनने के बाद उसको इस्पात बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए मिश्रण जो है ना,
दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है समांग मिश्रण, एक होता है विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण क्या क्या लिखता हूँ यार, समांग पे लिख देता हूँ, समांग मिश्रण, दूसरा विसमांग मिश्रण। समझ में आ रहा है ना? डॉक्टर में कह दीजिएगा मिश्रण ही लिखें, चलिए साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। समांग मिश्रण, विसमांग मिश्रण। अब समांग मिश्रण क्या होता है, विसमांग मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में क्या बताया, किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, बस वो तीसरा पदार्थ जो बने थोड़ा यूज करने लायक हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, मिश्रण। जैसे देख लीजिए, 1 गिलास पानी लिए, उसमें कितना नींबू डालेंगे और कितना चीनी डालेंगे कि वो नींबू पानी कहलाएगा। चीनी को हटाइए, अभी 1 गिलास पानी लिए, उसमें कितना नींबू डालेंगे जो कि वो नींबू पानी कहलाएगा। 1 भी डालेंगे फिर भी वो नींबू पानी कहलाएगा, 2 भी डालेंगे तो भी वो नींबू पानी कहलाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखिए 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए उसी तरह से। चीनी भी क्या है, 1 चम्मच डालिए, 2 चम्मच डालिए, फर्क नहीं पड़ता, वो चीनी पानी कहलाएगा। थोड़ा सा मिठास बढ़ेगा घटेगा, लेकिन वो चीनी पानी ही रहेगा, शरबत रहेगा, कहने मतलब ये है। याद रख, समझ में बात आ गई? इसको क्या बोलेंगे, मिश्रण। किसी भी अनुपात में मिला दिए, मिश्रण हो गया। अब बात आती है समांग और विसमांग की। आप देखिएगा, 1 गिलास क्या लीजिए आप, पानी, उसमें 2 चम्मच चीनी डालिए। कितना, 2 चम्मच। चम्मच से मिलाइए उसको। मिलाने के बाद जब पूरा चीनी घुल जाए, क्या हो जाए, पूरा चीनी घुल जाए, आप जो है ना 1 चम्मच, यानी कि उसको 2 भागों में बांट दीजिए। यानी कि 1 गिलास को 4 कप में डाल दीजिए। कितने कप में, देखिए मैं ड्राइंग के साथ समझाता हूँ, तब समझ में आएगा। यह है बहुत हल्का, नहीं समझिएगा तो उतना ही हार्ड हो जाएगा, ठीक है। बोलिएगा क्या क्या बक रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। 1 गिलास पानी में क्या डाल दिए, नींबू डाल दिए काट के, हम बिच्चा भी रहता है ना इसमें, चलिए ठीक है। पकड़ के निचोड़ दिए, इसमें मिल गया, मिला दिए, ठीक है, मिला दिए, पूरा मिल गया ना। अब 4 कप लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 2 3 4। ये चारों कप में निकाल दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक सोनवा को, एक मोनवा को, एक टोनवा को, एक सुरेशवा को थमा देते हैं हाथ में, भाई तो पी के देख। यदि चारों पिएगा ना, एक बात कन्फर्म है, आपने तब करके देख लीजिएगा, जितनी मिठास मोनवा को आएगा उतनी ही मिठास सोनवा को आएगा, जितना ही मिठास सोनू को आएगा उतना ही टोनवा को आएगा, जितना टोनवा को आएगा उतना ही ज़्यादा सुरेशवा को आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये समांग है। समांग का मतलब इसका प्रत्येक कण में वही मिठास है जो कि ऊपर में था वो भी नीचे में ही है। समझ में आ रहा है? यानी कि सभी जगह अच्छी तरह से मिल जाना, घुल मिल जाना, क्या कहलाएगा, समांग मिश्रण। बात आई समझ में? ठीक है। अब चलिए देखते हुए समांग मिश्रण। आप जो है ना 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें जो है ना कितना मिट्टी लेके डाल दीजिए। मिट्टी समझते हैं, मिट्टी नहीं समझते, मिट्टी, मिट्टी शायद समझते होंगे आप लोग। माटी ना, तो मिट्टी धरती से जो उखाड़ते हैं डालते हैं, मिट्टी क्या करना है, इसमें डाल देना है। जब पानी में मिट्टी डालो क्या होगा, घुल जाएगा, घुलेगा ना। लेकिन आप देखिएगा, कहीं देखिएगा घुला हुआ है तो कहीं कुछ नीचे बैठा हुआ है, नहीं है। कहीं देखिएगा ज़्यादा घुला हुआ है, कहीं कम घुला हुआ है, यानी कि समान रूप से नहीं घुला हुआ रहता है वो, ठीक है। आप इसको कीजिएगा, आधा जो है ना किसी और को दे दीजिएगा पीने के लिए, नहीं नहीं नहीं, कोई पिएगा नहीं, ऐसे देखने के लिए। और जो आधा बचेगा बालू वाला पार्ट वाला, वो वाला किसी को और को दीजिएगा। देखिए किसी में बालू रहेगा तो किसी में कुछ रहेगा। कहने का मतलब क्या है, यदि इस तरह का कोई मिश्रण मिलता है, मिश्रण तो कहलाएगा लेकिन वो समांग नहीं कहलाएगा। जब समांग नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा, विसमांग। बात क्लियर हुई? जिसको क्लियर हुआ होगा उसको लगा इसमें कुछ है ही नहीं, जिसको क्लियर नहीं हुआ होगा उसको लग रहा है अरे यार क्या क्या बता दिया, समझ में नहीं आया।
मुझे उम्मीद है कि सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है। देखिए अब होता क्या है, समांग मिश्रण बनता कैसे है। आप एक चीज देखना, एक मैं जादू दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ। अब गला लगता है धीरे धीरे सही हो गया। एक जादू दिखाता हूँ, एक बड़ा सा बर्तन लेता हूँ, ठीक है, तकरीबन जिसमें 2 लीटर पानी आ जाए। देखिए इसमें क्या डाल रहा हूँ, ये चीनी है, क्या है ये, चीनी है, दिख रहा है ना, देखते रहिएगा, ठीक है। अभी आप देख रहे थे ना, अब चीनी कहाँ चला गया, दिखना बंद हो जाता है 2 घंटा बाद, या फिर जब मिलाने के बाद क्या होता है, जल्दी दिखना बंद हो जाएगा। यदि आप ऐसे छोड़ दीजिएगा तो 2-3 घंटा बाद दिखना बंद हो जाएगा। आखिर वो गया कहाँ। ऐसा नहीं कि उड़ जाता है, उड़ता नहीं है। यदि उसको गर्म कीजिएगा ना, फिर आपको उतना सा चीनी मिल जाएगा। आखिर वो जादू क्या है, कहाँ चला गया वो, बताइए। ये होता क्या है ना, बताता हूँ आपको। मैं कभी बताया था। अच्छा, आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एक ठोस एक द्रव। अच्छा बताइए, तो अंतर आणुक स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा, ठोस में कि द्रव में। अंतर आणुक स्थान कहते किसको है भाई, किसी भी पदार्थ के कणों के बीच की जगह को, रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं, अंतराणुक स्थान। तो सबसे ज्यादा रिक्त अंतराणुक स्थान किसमें होगा, ठोस में या द्रव में। द्रव में अंतराणुक स्थान ज्यादा होगा, नहीं होगा। ठोस में क्या होगा, कम होगा। इसीलिए द्रव में क्या होता है, ठोस का कण जब उसमें जाता है तो पिघल के उसके अंतराणुक स्थान में जाके क्या होता है, सेट हो जाता है। आया समझ में, सेट मतलब फिट हो जाता है उसके। जैसे बताता हूँ मैं, ये क्या है, मान लीजिए जल का कण है, ये जो जगह है खाली जगह, इसके बीच में जाके कौन बैठ जाता है, चीनी। इसलिए हमको दिखता नहीं, और हमको क्या लगता है वो जादुई हो गया, जादुई शक्ति के कारण विलुप्त हो गया। ऐसा नहीं होता है। जब इसको गर्म करते हैं ना, किसको, पानी को, तो पानी क्या होता है, उड़ जाता है। अब नीचे तो ये तो उड़ेगा नहीं, चीनी जितना उड़ना तो उड़ गया, नीचे क्या, चीनी तो अंदर में बैठ जाता है, फिर वो आपको मिल जाता है। तो कहने का मतलब हुआ मेरा कि समांग मिश्रण में होता क्या है ना, कि जो कि द्रव वाला पदार्थ होता है उसके अंदर ठोस वाला कण जो है ना, जाके उसके जो रिक्त स्थानों में जाके समा जाता है, जिससे क्या होता है, समान रूप से मिठास का अनुभव होता है। किसमें, समांग मिश्रण में। बात क्लियर हुई। समांग मिश्रण में क्या होता है, उसके रिक्त स्थानों के बीच में नहीं जा पाता। मान के चलिए आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 मुट्ठी बालू डाल दीजिए, वो क्या है, समांग मिश्रण है, नहीं है। क्यों, उसके रिक्त स्थानों में नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठोस, द्रव, गैस तो पहले बता दिया था। अभी क्या बताया, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठीक है। चलिए अब क्या करें, एक चीज़ था आपका, हाँ, अपवाद से मुझे एक याद आया कि मैं बताया था हाइड्रोजन क्या है, धातु है और धातु है। देखिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 रहता है। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2, लेकिन आएगा कितना, 1 ही, क्योंकि इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। यदि किसी भी, बताए थे ना मैंने, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होगा, धातु होगा, धातु होगा, धातु होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक अपवाद स्वरूप जो है ना, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे पे ये नियम लागू होता है, हाइड्रोजन पे लागू नहीं होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओ धातु की श्रेणी में आता है। इसका कुछ गुण ऐसा अध्ययन किया होगा वैज्ञानिक ने, जो कि इसका बिहेव कैसा था, ओ धातु की तरह, इसलिए ये क्या है, ओ धातु है। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये क्या है, ओ धातु है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, और उसके बाद मैं आपको बताया था ना, जब मैं क्लास लूँगा तो क्लास के अंत में आपके पास पिछले क्लास का आपका आंसर आपका इधर है, और आपका जो जितना क्लास में आज लिया, इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव निकल सकता है,
कंपटीशन के एग्जाम के व्यू से, वो सारा भी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। आप उसको कृपया हल करें, हल करने के बाद आप देखें और कल आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक।